students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss a very important topic of moving charges and magnetism. That is path of charge particle in a magnetic field. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मतलब 7th लेक्चर में दिस इज द लेक्चर नंबर 8 ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में ये पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा जाता है तब वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सीखा. फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है वो सीखा. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने स्किरिंग रूल देखा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखा और राइट हैंड पाम रूल देखा. हम लोगों ने ये पूरा कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में सीखा. ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में हो और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा जाता है, उसके ऊपर में फोर्स अप्लाई होती है, तो वो फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो चार्ज पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, पाथ क्या होता है, ये सीखेंगे आप. ओके, देखो हमारा ये कॉन्सेप्ट है. When I start the class, I recall the previous topics which we have discussed in this chapter till now. आज भी वही करेंगे कि जो हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ रखा है इस चैप्टर के अंदर उसको रिकॉल करेंगे. दिस इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट द क्लास. ओके, देखिए मैंने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ रखा है. वी हैड स्टार्टेड विद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑब्जर्वेशन किसने देखा. ठीक है, फिर हम लोगों ने सीखा बायो-सावर्ट्स लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ. ये दो लॉ है इस चैप्टर के अंदर में जो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका बताता है. ठीक है, फिर हम लोगों ने सीखा हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. जब कोई सर्किल के ऊपर से करंट फ्लो करता है तो उसके द्वारा सेंटर पे या फिर एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसको कैलकुलेट किया. वेदर दैट इज सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट और आर्क. After that, we read very important concept about solenoid and toroid. If any one of you really wants to read these topics, do one thing. Go to YouTube channel, search for an example Ampere Circuital Law by Expert Brain Coaching Center. You will get the videos very easily. Okay? And previous 3 chapters of class 12 physics, that is electric charges and fields, electrostatic potential and capacitance and current electricity are already available upon this channel. 3 चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स के पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं. चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. सेकंड चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. थर्ड चैप्टर हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो हमने ये सीखा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में हो और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा जाता है तो उसके ऊपर में एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है. उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स. तो जो मैग्नेटिक फोर्स को फार्मूला, जो मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का हम लोगों ने फार्मूला देखा था वो ये था Fm का मतलब मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट फार्मूला ये था. मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B. ओके, इफ यू विल रिमूव द क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आप रिमूव करोगे क्रॉस प्रोडक्ट को तो हमारा फॉर्मूला ये बनता था Q VB sin थीटा. क्लियर है. अब देखो यहां पे जो थीटा हमारा है इट इज द एंगल बिटवीन V एंड B. जो थीटा हमारा है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल है. थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी. ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है. ठीक है, अब देखो हम लोग ये देखेंगे, ये देखने वाले हैं कि अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी चार्ज पार्टिकल पे तो उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा. हम लोग 2 केस लेंगे. पहला केस जो होगा वो बहुत सिंपल है, इसके लिए मैंने लेक्चर बनाया भी नहीं. जो हमारा केस 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है. देखो केस 1 में क्या है. केस 1 में ये है इफ थीटा इज 0 और 180. अगर थीटा की वैल्यू 0 है या 180 है तो थीटा की वैल्यू 0 और 180 कब आएगी पहले ये देख लो. सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और चार्ज पार्टिकल Q यहां पे है. अगर चार्ज पार्टिकल का भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, इस केस में जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, 0 होगा. एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी विल बी 0. और अगर कुछ इस तरीके से
अगर चार्ज यहाँ पे और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। इस केस में हमारा एंगल बनेगा 180 डिग्री। समझ में आगे बात नहीं आई है? इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन एंगल विल बी 180 डिग्री। देखो क्या वैल्यू आने वाली है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा पहली बार रख रहे हैं 0, साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां से फोर्स कितना आ गया 0। अगर आप ये वैल्यू रखोगे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180, तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है। कहने का मतलब ये है इफ थीटा इज 0 और 180 इन दैट सर्कमस्टांसेस मैग्नेटिक फोर्स इज 0। अगर हमारा थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज 0 और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज 180 डिग्री, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस फोर्स आर 0। फोर्स क्या हमारा 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पाथ होगा, पाथ किसका, चार्ज पार्टिकल का, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसमें होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, या फिर मैं बोलूं ट्रेजेक्ट्री। जो हमारा ट्रेजेक्ट्री होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। ये सिंपल है, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे केस 2। केस 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के लिए मैंने लेक्चर बनाया है। देखो केस 2 में क्या है, केस 2 में हमारा है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का 90 डिग्री बन रहा है, ये तभी बनेगा जब वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड के। जब वेलोसिटी हमारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, जो थीटा होगा वो क्या होगा, 90 होगा। इस केस में हम लोग ये देखेंगे व्हेन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज 90 डिग्री, देन व्हाट टाइप ऑफ ट्रेजेक्टरी कम्स, लेट्स सी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा दी मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करो। देखो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने माना कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी है इनवर्ट डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में भैया, इनवर्ट डायरेक्शन में है। दिखा था? देखो मैंने दिखा दी ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और इसका डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ट है। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ट है। अब देखो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई एक चार्ज रखा हुआ है। सपोज मैं मानता हूं एक चार्ज क्यू रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। अब देखो जो हमारा चार्ज की वेलोसिटी है या फिर मोशन जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। पहला सवाल तो ये है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है। पहली बात ये देख लो, ये 2D में मैंने ड्रा किया है। क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच का जो मोशन हो रहा है चार्ज का, वो एक दूसरे के 90 डिग्री है या नहीं है। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर में है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर में है, ठीक है, और हमारी वेलोसिटी इस तरीके से है। अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या 90 होना चाहिए। पहले इसको आप फील कर लो। मैं बोलता हूं ना, रीड द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट। फील करो। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी वेलोसिटी, एंगल क्या बन रहा है हमारा, 90 डिग्री बन रहा है। तो फोर्स किधर होगा, तो फोर्स को फाइंड आउट करने का तरीका हम लोगों ने देखा था कि हम लोग उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल कर लो। तो राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है, जो थंब हमारा है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज डायरेक्शन है, और जो हमारी ये फिंगर है, ये कर्ल फिंगर, ये शो करती है हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां भैया, अंदर है, हाथ लगा दिया अंदर। अब देखो चार्ज का मोशन किधर है, उधर उधर थंब घुमा दिया। जिधर पाम होगा, जिस डायरेक्शन में पाम होगा उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। देखो थंब के पाम की तरफ ऊपर डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। समझ आ रही बात? फिर से देख लो एक बार कि राइट हैंड पाम रूल से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये क्या है, मैग्नेटिक इनवर्ट डायरेक्शन में, तो ये कर्ल फिंगर शोस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो अंदर चला गया। और डायरेक्शन ऑफ चार्ज किधर है, थंब शो करो, थंब शो डायरेक्शन ऑफ चार्ज, शो कर दिया। और जिधर पाम का डायरेक्शन होगा, हथेली का डायरेक्शन होगा, उधर ही हमारा मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन होगा। किधर जा रहा है, अप। अगर ये डाउन होता है तो नीचे जाता। एक बात और ध्यान रखो, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। अब ये देखो, बहुत ध्यान समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एकदम ध्यान से समझो इस पॉइंट को। अगर ये चार्ज
v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसको कोई है फोर्स F जो इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है। अब देखो ये चार्ज v वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल इधर जाना चाहेगा, लेकिन क्या करेगा, फोर्स इसको इधर खींचेगा, मतलब कुछ इस तरीके से खींचेगा, फोर्स इसको खींचेगा। तो क्या होगा कि ये चार्ज कुछ इस तरीके से टर्न कर जाएगा। क्या होगा, टर्न करेगा। जब पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे पहुंचेगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी इधर होगी, ठीक है। फिर से फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होने की वजह से ये क्या होगा, ऐसे घूमता जाएगा, घूमते 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 क्या होगा, ये एक सर्किल बना लेगा। क्या कर लेगा ये सर्किल, फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से देखो, जैसे हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इस v वेलोसिटी आगे बढ़ेगा ना, मतलब क्या है, थोड़ा सा आगे जाएगा और थोड़ा सा ऊपर जाएगा। क्यों भैया, देखो ये चार्ज इधर मूव कर रहा है, कोई फोर्स इसको ऊपर खींच रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, फिर ये चार्ज इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, घूम जाएगा, ऐसे घूमते 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 क्या हो जाएगा, अंदर, मतलब हर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो इनवर्ड लगेगी, इस तरह फोर्स अप्लाई होती रहेगी। अगर आपको डायरेक्शन चेक करना है तो हर जगह डायरेक्शन देख लो, जिस डायरेक्शन में हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, उधर फी रखो, ये थंब हमारा है, तो हमारा ये क्या नाम है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इधर होगा। अगर यहां पर आपको चेक करना है, सपोज ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, ये चार्ज इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो रखो कहां होगा, अंदर। जहां पे चेक करना आपको, देखो ये कहां आ रहा है, जिस जगह पे आप रखोगे हमारा जो पाम है वो इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो हमारा ट्रेजेक्ट्री बनेगा, क्या बनेगा, ट्रेजेक्ट्री, वो कैसा बन रहा है, यहाँ पे सर्किल बन रहा है। क्या बन रहा है, सर्किल। अब जो बात मैं बता रहा हूं, कुछ बात मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बता रहा हूं, उसे ध्यान सुनो। देखो, इफ फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये कौन सा केस होता है, सर्कुलर मोशन होता है। इफ फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इट इज ए सर्कुलर मोशन, तभी सर्कुलर मोशन होता है। तो याद रखना कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सर्कुलर मोशन में अप्लाई होता था, क्लास 11 में पढ़ा था हम लोगों ने, तो उस केस के अंदर में भी हम लोगों ने ये देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है डेफिनेटली इट्स मोशन विल बी सर्कुलर। कहने का मतलब ये है, फिर से अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये जो हमारा केस आता है वो सर्कुलर मोशन का आता है। सर्कुलर मोशन में भी यही केस होता है। फिर मैंने बोला कि अगर मैंने देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स का केस, इफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी, किसमें होता है, सर्कुलर मोशन में होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी, इसका मतलब ये है डेफिनेटली दिस मोशन विल बी सर्कुलर, ये मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और याद रखना, इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल हमेशा घूम रहा है किसके, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल हमेशा कैसे घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तब इट विल मूव इन ए सर्कल। कितनी एविडेंस मिल गए, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घूम रहा है तो वो हमेशा केस किसका होगा, सर्कुलर मोशन केस होगा। ऐसे भी आप थ्योरी के तौर पर बता सकते हैं। या फिर यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल का फोर्स का काम कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींचती है। सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींचती है। यही काम इस केस में मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींच रहा है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो जो छोटे छोटे पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो। एफ एंड वी आर परपेंडिकुलर, सर्कुलर मोशन होता है। तो यहां भी क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है हमारा दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी। यहां भी देखो जो एफ है परपेंडिकुलर टू वी है। तो ऐसा अगर केस आ गया तो डेफिनेटली इट विल बी ए सर्कुलर मोशन। फिर मैंने एक और बात बताई, इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो वो केस किसका हमारा होता है, सर्कुलर मोशन का होता है। एक बात और, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो पार्टिकल को इनवर्ट डायरेक्शन में खींचती है। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो, अब जब सारी बात हो जाती है सवाल ये होता है कि सर जब ये एक सर्कुलर मोशन है, सर्किल बन रहा है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो हम सपोज करते हैं लेट आर बी द रेडियस। हम ये मान लेते हैं कि इस सर्कल का जो रेडियस आर है। भैया जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्किल बनाएगा तो उसका रेडियस भी तो होगा, आर होगा।
अब याद रखना ये चार्ज हमारा क्या है, चार्ज क्या है हमारा, क्यू है। अब सवाल ये होता है अगर आपने मान लिया आर है तो आर की वैल्यू होगी क्या, आपने तो यूं ही बोल दिया सर कि एक रेडियस होगा सर्कुलर मोशन है तो आर की वैल्यू होगी क्या। अब ये देखो यहां पे जो हमारा एफ होगा मतलब एफएम जो होगा मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इट विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सेंटीमीटर फोर्स का काम यहां पे कर रही है। अब देखो कि हमको चाहिए मैग्नेटिक फोर्स सेंटीमीटर फोर्स दोनों। अब एक बात पहले आगे बढ़ने से बता दें कि हम ये मानते हैं लेट द मास ऑफ द चार्ज, जो ये क्यू छोटा सा चार्ज है इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अगर चार्ज है तो उसका मास डेफिनेटली होगा, मैंने पहले स्लाइड में पढ़ाया था, अगर चार्ज है तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ मास होगा, अगर मास है तो कोई जरूरी नहीं कि उसका चार्ज हो ही, ठीक है। यहाँ पे क्यू है इसका कुछ ना कुछ मास होगा। मैं बोल रहा हूं लेट द मास ऑफ अ स्मॉल चार्ज क्यू बी एम, हमने मान लिया इसका जो मास हमारा है वो क्या है, एम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप इसका फॉर्मूला रखो मैग्नेटिक फोर्स का, यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का जो एंगल हमारा है 90 डिग्री है, तो आप रखोगे क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यहां से वैल्यू आ जाएगी क्यू वी बी, देख लो मैंने वैल्यू क्या पुटअप किया साइन 90। अब आप देखो सेंटीमीटर फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है mv स्क्वायर अपॉन r, ये फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन में r, ठीक है, ये v से v कट जाएगा, आउटपुट कटेगा नहीं। अब r इक्वल टू क्या होगी, r इज इक्वल टू mv अपॉन में qb, जो हमारा सर्कुलर मोशन बन रहा है इस पार्टिकल के द्वारा उसका जो रेडियस होगा r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। इसका मतलब क्या है कि जो रेडियस होगा वो डिफरेंट स्पीड के लिए डिफरेंट रेडियस आएगा। कहने का मतलब क्या है कि सपोज कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैं जितना जोर से फेंकूंगा चार्ज को, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी उतनी बड़ी सर्किल बनेगी, जितना धीरे फेंकेंगे यूं यूं बनेगी, छोटी बनेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो रेडियस होगी वो डिपेंड किस पे कर रही है, वेलोसिटी पे कर रही है। अगर रेडियस अगर बहुत तेज स्पीड से फेंका जाए किसी भी चार्ज को, या कोई चार्ज पार्टिकल बहुत स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। और हमेशा याद रखना इफ द चार्ज इज स्मॉल, अगर छोटा चार्ज है तो उसका रेडियस बहुत बड़ा होता है, क्यों देखो जैसे छोटा बोला मैंने फेंका तो उसमें जोर से फोर्स लगा सकते हैं तो वो घूमता रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा चार्ज अगर फेंकेंगे हम तो एक तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और वो छोटा रेडियस बनाएगा। इफ चार्ज इज स्मॉल देन रेडियस विल बी ग्रेटर। दो बात यहां से आ रही है, रेडियस डिपेंड कर रहा है स्पीड पे, स्पीड ज्यादा रेडियस ज्यादा। दूसरी चीज इफ चार्ज इज स्मॉल, अगर चार्ज छोटा है हम लोगों का तब उस केस में हमारा रेडियस क्या आएगा, बड़ा आएगा। लिख लेना इस बात को। और दूसरा हमारा है, ये तो हमारा आगे रेडियस, दूसरा मैं फाइंड कर लेता हूं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी, फॉर्मूला क्या होता है टाइम इसका, बताओ क्या होता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा इसका, सर्कमफ्रेंस होगा, क्या होगा 2 पाई r, कैपिटल R, समझ में आ रही है। डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 पाई r, और हमारी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी का माना है v, ठीक है, ये हमारी टी आ रही है। अब क्या करो r की वैल्यू पुट करो, अब r की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 पाई r की वैल्यू हो जाएगी mv अपॉन में qb v, ये आएगी, देखो v से v कट जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई m अपॉन में qb। ये टाइम पीरियड फॉर्मूला आ गया, दिख रहा है, ये दिख रहा है मेरे कैमरे में। थैंक्स फॉर दिख रहा है, देखो भैया हमको कैमरा बार बार चेंज करना पड़ता है, कहीं कैमरा बंद तो नहीं हो गया। देखो हमारा टाइम पीरियड क्या है, t इक्वल 2 पाई r अपॉन v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो r की वैल्यू क्या है, mv अपॉन qb, मैंने r की जगह पे रख दिया mv अपॉन qb, यहां से v कैंसिल हो गया, हमारा टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड इक्वल 2 पाई m अपॉन में qb। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, जो हमारा टाइम पीरियड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, इसको वेलोसिटी का मतलब नहीं है, अगर आप 90 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंको या 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंको, 90 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंको थ्रो करो, या फिर आप 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से थ्रो करो,
दोनों केसों में जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। देखो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, बच्चे सोचते हैं कि आर वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, टाइम में डिपेंड करेगा, नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट इसको पकड़ो, समझो इस बात को। यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने कि जब हमारा थीटा 90 डिग्री है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैंने दिखाया ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, तो इसके ऊपर में फोर्स अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो किधर होगा, अपर डायरेक्शन में होगा। ये चार्ज आगे ही बढ़ेगा और थोड़ा ऊपर भी होगा क्योंकि ये अंदर की तरफ खींच रहा है। इस तरीके से घूमते घूमते क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा, जिसकी ट्रेजेक्ट्री होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर होगी। ये ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी हमारी, सर्कुलर होगी। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे कुछ और पॉइंट निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैं इसको कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं कि ये आर की वैल्यू को यहां लिख देते हैं कि हमारे आर की वैल्यू कितनी आई है, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी। एक फॉर्मूला तो एडिशन निकालने का ये आया, दूसरा हमारा टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ठीक है, अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा रेडियस डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, और बाकी जो हमारा ये क्या टाइम पीरियड इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, ये डिपेंड नहीं कर रहा किसके ऊपर में, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अब देखो अगर हमसे पूछे फ्रीक्वेंसी निकालो आप, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्यूबी अपॉन में 2 पाई एम। ये सुनो क्या हो जाएगा, क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। अब अगर आपको याद हो कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं ये सर्कुलर, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी कौन से पढ़ेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी याद है क्या होती है, 2 पाई एफ। क्या होती है, 2 पाई एफ। अब देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये आप पुट अप करो, एफ इज इक्वल, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, वेरी सॉरी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू पुट अप करो 2 पाई इनटू में क्यूब बी अपॉन में 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कट गया, हमारी वैल्यू क्या आई, क्यूब बी अपॉन एम। ये आ गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ गया हमारा, क्यू बी अपॉन एम। तो देखो हम लोगों ने 3 चीज फाइंड आउट की, जब हमारा पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और एंगल जो हमारा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बीच में वो 90 डिग्री है, तब उस केस के अंदर में जो हमारा ट्रेजेक्ट्री बनेगा पार्टिकल का वो बनेगा हमारा सर्कुलर बनेगा। मैंने 3 चीज फाइंड आउट की, रेडियस, टाइम पीरियड और ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एक बात ध्यान रखो कि समटाइम्स हम लोगों को रेडियस निकालने का ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाता, मतलब कुछ ऐसा वैल्यू देकर क्वेश्चन में आता है, ये डाटा देता है जो हम लोगों को आर रेडियस नहीं निकल पाता इससे। देखो आर निकालने का मोमेंटम के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी कुछ फार्मूला है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। वैसे आपने रेडियस, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या सर, देखो हमारा R इज इक्वल टू हमारा है mv अपॉन क्यूबी, ये एक फार्मूला R निकालने का। तो हम लोगों को पता है कि जो मोमेंटम होता है वो होता है P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो ये फार्मूला हमारा ये भी बन सकता है, R इज इक्वल टू P अपॉन क्यूबी। ये फार्मूला हो जाएगा रेडियस निकालने का, होगा नहीं होगा। अब देखो कि क्या हम यहां से वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, P अपॉन m इज इक्वल टू v। ये सुनो बोलो, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो हाफ mv स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये हो गया भैया, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, मैंने बोला है एक फॉर्मूला हमारा है P अपॉन m, किसका हमारा है, P अपॉन m। हमारा फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv की जगह हम लिख देते हैं p इनटू v। आ रहा है ये, क्या रहा बोलो, समझ आ रही बात नहीं आ रही। देखो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर मैं कहना चाहूँ क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, तो मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूँ, किसकी वैल्यू, v की। देखो क्या आएगा 1/2 m, v की वैल्यू पुट किया
तो P अपॉन एम का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 1/2 m इंटू में पी स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर। तो ये इससे ये कट जाएगा ना, यहाँ से क्या बचेगा पी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2m के ई और अंडर रूट पी। हमारी वैल्यू पी की क्या आ गई √2m के ई, क्या आ गई √2m के ई। अब देखो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दूँ इस वाले फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा ये r इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुटअप करो √2m के लिख रहा हूँ, के मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्यू। कितना फॉर्मूला हो गया 3 फॉर्मूला हो गया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, v इज इक्वल टू p अपॉन m। मैंने इस वैल्यू को यहाँ पुटअप किया, हमारा फॉर्मूला बन गया मोमेंटम इज इक्वल टू ये, इस फॉर्मूले में मैंने p रिमूव कर दिया, हमारा क्या बन गया r इज इक्वल टू √2m के अपॉन qb। देखो हमारे पास कितना फॉर्मूला हो गया 3 फॉर्मूला हो गया हमारे पास, यहीं पे देखो कितना फॉर्मूला हो गया 3। r इज इक्वल टू √2m के अपॉन में qb, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला और होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेथड में। अगर मैं बोलूं इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, अगर कोई चार्ज है उसको एक्सेलरेट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस v के द्वारा, तब हमारा रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा। ये तो आप देख लिया ना, इसको रट्टा मार रखिएगा, एक क्या है, ये 3 हो गया हमारा। अगर मैं बोलूं इफ चार्ज q is accelerated with पोटेंशियल डिफरेंस v, अगर कोई चार्ज है उसको पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया है, मतलब देखो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यहां पे v है, हमेशा हायर से लोअर आता है, तो देखो यहां प्लस q है, इसको यहां किया गया, मतलब एक्सेलरेट किया गया v के साथ। अभी बताओ कि हम लोगों का एक फार्मूला होता है वर्क डन का, क्या होता है वर्क डन इज इक्वल टू q इंटू v होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूला होता है q इंटू v। अब देखो हम लोगों ने केस पढ़ा है क्लास 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम, मैं यहां लिख रहा हूं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हमारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमारा फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो देखो हमारा यहाँ पे वर्क डन क्या है QV है, चेंज का मतलब क्या होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि जो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है वो 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हमारी 0 है, क्यों सर, क्योंकि ये थोड़ा सा चार्ज दिया गया यहाँ आ गया, क्योंकि हायर से लोअर लाने में ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये जो QV है वो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फाइनल के बराबर है। QV किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर है। अब देखो तो क्या मैं इस फार्मूले में K रिमूव कर दूं, ये वाले में देखो, इस वाले में K कहाँ है, K किस वाले में, ये वाले में, सॉरी वेरी सॉरी, अगर मैं इस वाले में K को रिमूव कर दूं, K की जगह पर लिखूं मैं QV, क्या फॉर्मूला बन जाएगा √2m QV अपॉन में QV, अपॉन में QV, और ये हमारा फॉर्मूला होता है रेडियस निकालने का। फिर से मैं बोल रहा हूं वर्क डन बाय जो क्या होगा QV हो जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क डन हमारा होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन हमारा होगा QV और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, हम लोग सिर्फ फाइनल को लिया कंसीडरेशन में, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो K किसके बराबर होगा KV के बराबर। मैंने इस फार्मूले में थर्ड वाले में जो आया था वहां पे K को रिमूव कर दिया, QV रख दिया, हमारा फॉर्मूला लगा R इज इक्वल टू √2m KV अपॉन में QV। समटाइम्स ये कुछ बुक में ऐसे भी लिखा रहता है 2m, देखो क्या करता है, इसको भी रूट में ले लेता है, क्या लेते हैं इसमें रूट में, यहां से वैल्यू आ रहती है QB स्क्वायर, कैसा देखो रूट में लोगे तो QQ कट जाएगा, B इंटू B क्या होगा B स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला R का ये भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है
वी हैव फोर फार्मूले ऑफ रेडियस। एक तो ये आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये आपको पता कैसे आया है। फिर दूसरा हमारा ये वाला आर इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी। तीसरा है आर इक्वल टू अंडर रूट 2 एम के अपॉन क्यू बी, क्यू का मतलब के का मतलब काइनेटिक एनर्जी। चौथा हमारा अंडर रूट 2 एम वी अपॉन क्यू बी स्क्वायर। ये रखो, ये याद रखो, ये फोर फार्मूले। तो आपको सिर्फ ये फार्मूले रट के रखना है। और ये वाला केस हम लोग साइक्लोट्रॉन जब पढ़ेंगे तो साइक्लोट्रॉन में भी ये टाइम पे फॉर्मूला लगाएंगे। T इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। वी विल रीड इन साइक्लोट्रॉन, उस केस में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर में एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो पहले। देखो क्वेश्चन क्या है, 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा with same kinetic energy moves perpendicular to a magnetic field. Find the ratio of their radii. इन तीनों का, किसका, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, तीनों सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ परपेंडिकुलर मूव करेंगे। किसके साथ, काइनेटिक, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड में। फाइंड करना रेडियस ऑफ दिस थ्री रेशियो। तो क्या करो आप, पहले आप तीनों का आर लिख लो। किस, अब ये डाटा दिया हुआ है, मास है, चार्ज दिया हुआ है। देखो क्या बोला है, तीनों का आर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये किसका है, प्रोटॉन का, ये न्यूट्रॉन का और ये अल्फा का, ठीक है। अब अगर सबके लिए आप लिख दो आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। अब देखो कि हमारे पास एक और फॉर्मूला है किसके टर्म में, काइनेटिक एनर्जी में। मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 2 एम के। क्या फॉर्मूला था हमारा, अंडर रूट 2 एम के अपॉन में क्यू बी अंडर रूट 2 एम के अंडर रूट 2 एम के अपॉन में क्यू बी। इसका भी फॉर्मूला बना अंडर रूट 2 एम के अपॉन में क्यू बी। अब देखो पहला वैल्यू पुट अप करो। यहां तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का है, ये इसका है, न्यूट्रॉन का है, ये हमारा अल्फा का है। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, कट गई। सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। अब देखो सबकी मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सबका चार्ज सेम नहीं है, इसलिए काट नहीं है, सबका चार्ज सेम नहीं है। अब देखो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 को 2 काट दो, ये 2 कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया। अब देखो पहले वाले का मास क्या है, m है, क्या हमारा मास m है। ये m अपॉन q की वैल्यू कितनी है, e है, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। अब इसके लिए आओ, इसकी वैल्यू, इसका मास कितना हमारा है, 2m है, मास कितना हमारा 2m है, और चार्ज कितना है, e है। तीसरे वाले में आओ, अल्फा के लिए, अल्फा के लिए हमारा मास कितना है, 4m है, 4m, और हमारा चार्ज कितना है, 2e। अब देखो ये m कट जाएगा, बोलो, ये m कट गया, चार्ज कट गया, ठीक है। तो यहां से क्या बचा, 1 बचा। ये कितना आ गया, 1 इज टू अंडर रूट 2 इज टू 1। देखो इसका रूट कितना आएगा, 4 का आएगा 2, ये आ जाएगा 1। देखो ये कैसा आएगा, 2/2 कितना आ जाएगा। देखो इस रेशियो में रेडियस होगा इन लोगों का। अब देखो आप, अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला रहता रेडियस का याद रहता तो क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते, नहीं, आपको ये वाला याद होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में वो भी याद होना चाहिए। अब एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि जब कोई पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में फेंका जाए तो वो पूरा घूमे नहीं, कुछ टाइम स्पेंड करे फिर बाहर निकल जाए। हम लिखे पढ़ेंगे टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, कितना टाइम वो स्पेंड कर पा रहा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। नोट करो इसको। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ेंगे टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी है, इसके अंदर में फेंका गया, इसकी वेलोसिटी v है, दिख रहा है ना, इसकी वेलोसिटी v है, और ये जो अंदर गया है वो थीटा एंगल बनाकर गया है। क्या बनाकर गया, थीटा एंगल। अब पहले ये देखो कि इसके ऊपर में क्या होगी, फोर्स अप्लाई होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स का डायरेक्शन है, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, और ये पाम क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे कुछ आगे बढ़ के बढ़ते बढ़ते क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा, फोर्स इधर खींचेगा, पार्टिकल यहां पहुंचेगा, फोर्स इधर लगेगा, पार्टिकल यहां पहुंचेगा, फोर्स यहां पर लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये पता करना है कि ये पार्टिकल ने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कितना टाइम स्पेंड किया है, मतलब कितना देर तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा। कौन सी चीज, चार्ज पार्टिकल क्यू। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी है, एक चार्ज पार्टिकल क्यू गया, मेकिंग द एंगल थीटा,
और उसकी वेलोसिटी v है। तो देखो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आप उधर फिंगर दिखाओ, और जिस डायरेक्शन में चार्ज का मोशन उधर हमारा दिखाओ थंब, और ये क्या शो करेगा, पाम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो यहाँ पे फोर्स इधर होगी, यहाँ पे फोर्स इधर होगी। अब देखो कि एक बात ध्यान रखना, जितना एंगल बना के ये अंदर जाएगा उतना ही एंगल बनाते हुए ये बाहर जाएगा, यानी यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा वो ये होगा, इक्वल होगा। जितना एंगल यहाँ पे बनाते हुए जाएगा उतना एंगल यहाँ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितना एंगल बनाते हुए वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जाएगा उतना ही एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो अगर मैं मानूं कि ये किस शेप में है, इसका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर इस पे नहीं मान रहे हैं, इस पर मान लेंगे तो ये सेमी सर्किल हो जाएगा। अगर इस लाइन पे हम मान लेंगे इसका सेंटर कुछ सेम है, मैं सेंटर मान रहा हूँ कुछ यहाँ पे बाहर मान रहा हूँ, सेंटर मैंने माना बाहर, फिर इसको आप ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, इसको मैंने माना रेडियस r, इसका रेडियस भी r है। अब देखो कि ये हमारा दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट हमारा ना, तो ये हमारा अगर थीटा है तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू कितनी होगी भैया, देखो ये भी तो 90 होगी, ये 90 होगी, 90 माइनस ये भी कितना होगा, थीटा होगा, क्या होगा, थीटा। उसी तरीके से यहाँ भी करोगे तो यहाँ भी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, थीटा आएगी, कितनी आएगी, थीटा। अब ये क्या है, ट्रायंगल बन गया, ये थीटा, ये क्या बन गया हमारा, ट्रायंगल बन गया। अब बताओ ट्रायंगल में ये थीटा, ये क्या हो जाएगा 180, ऐसे लिख देते हैं, ये एंगल हो जाएगा हमारा पाई माइनस 2 थीटा। फिर से एंगल बनाया थीटा, उसे एंगल थीटा तो बाहर आ गया, ये थीटा ये होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा थीटा। कैसे, ये हमारा टेंजेंट ड्रा हो रहा है तो ये मिला के होगा 90, ये थीटा मान लिया तो ये होगा 90 माइनस थीटा। फिर इसको देखो, ये वाली लाइन को, ये वाली को, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हमारा क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात से समझा रहे हैं, अगर कंप्लीट सर्कल, अगर कंप्लीट सर्कल होता तो हमारा टाइम क्या लगता, ध्यान दो, अगर कंप्लीट सर्कल रहता तो एक कंप्लीट सर्कल में कितना बनता है रोटेशन, 2 पाई होता है, तो वहां पे जो टाइम स्पेंड होता है वही होता है 2 पाई m अपॉन में qb, टाइम पर फॉर्मूला ये होता है इतना। अगर एक कंप्लीट सर्किल होता तो इतना, और अगर मेरे को एक निकालना है, एक के लिए 1 डिग्री के लिए, तो वैल्यू क्या होता है, बोलो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1 डिग्री 2 पाई से डिवाइड कर दिया होता हमारा m अपॉन qb, एक के लिए इतना। अब हम लोग को निकालना कितने के लिए है, पाई माइनस 2 थीटा, इतना ही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया ये, तो पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा के लिए वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो m अपॉन qb अपॉन में p माइनस 2 थीटा। तो जो हमारा टाइम पीरियड होगा इस पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रहेगा वो इतना होगा। एक बार देख लेते हैं, कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, थैंक गॉड चल रहा है। देखो फिर तो मैं बता रहा हूं भैया, ये पार्टिकल फेंका गया मैग्नेटिक फील्ड में, एंगल थीटा बना रहा है, वेलोसिटी v है। अब फोर्स देखो, जिधर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का उधर रखो, ये जिस डायरेक्शन में चार्ज का मोशन उधर थंब रखो, और ये पाम का, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाता है, कौन, पाम दिखाता है, तो फोर्स इधर इधर, मतलब ऐसे कुछ बना के ये पार्टिकल बाहर निकल गया, जितना एंगल यहाँ उतना एंगल यहाँ पे होगा। फिर मैं बोला इस लाइन पे मैंने इस सर्किल का सेंटर नहीं माना, क्योंकि अगर इस सेंटर मान लेंगे इस पे तो ये सेमी सर्किल बन जाएगा, सेमी, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सेमी सर्किल मैंने यहाँ माना, तो मैंने बोला ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, एक काम करो, ये एंगल थीटा अगर है, ये पूरा एंगल 90 है, ये वाला, तो ये होगा थीटा माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर ये एंगल, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये पूरा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, सेम काम करेंगे यहाँ पे भी, ये थीटा हो जाएगा। अब देखो जब ये थीटा और ये थीटा हमारा है, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल बन गया ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो ये थीटा और ये थीटा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा। अब देखो अगर एक कंप्लीट सर्किल होता तो टाइम लगता हमारा 2 पाई m अपॉन क्यूबी, एक पूरी सर्किल के लिए 2 पाई के लिए, और 1 के लिए कितना होगा, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, m अपॉन 2 पाई, m अपॉन क्यूबी 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, 1 के लिए आ जाएगा m अपॉन क्यूबी। इतने के लिए चाहिए, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में इतना कितना मूव किया है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टाइम पीरियड जो होगा, जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रहेगा, m अपॉन क्यूबी पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है। तो देखो आज के लेक्चर में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई। क्या सिखाई, पहली चीज तो ये सिखा दी आपको कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में हो और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, उसके ऊपर में फोर्स अप्लाई होती है। कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, मैग्नेटिक फोर्स।
इसका फॉर्मूला होता है एफ एम इज इक्वल टू क्यू चार्ज इंटू में वी क्रॉस बी। क्रॉस रिमूव करते हैं तो होता है हमारा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। फिर मैंने बोला अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम लोग चेक करेंगे उसके ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, मतलब वो पाथ कैसा फॉलो करेगा। मैंने देखा कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारा एंगल बन रहा है थीटा या सॉरी जीरो बन रहा है या 180 बन रहा है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो एंड द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। केस नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो अब उस केस के अंदर में हमने बोला कि जो हमारा ट्रेजेक्ट्री बनेगा पार्टिकल का वो बनेगा सर्कुलर। वेरी इंपॉर्टेंट, जब चार्ज आगे बढ़ेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, फोर्स ऊपर डायरेक्शन में, तो ये हमेशा फोर्स अंदर लगेगी, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स हो रही है वो सेंटीमीटर फोर्स की तरह एक्ट कर रही है। फिर मैंने बोला अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी किसी बॉडी के परपेंडिकुलर है तो वो केस हमेशा सर्कुलर होगा। आपको मैंने बहुत सारे प्रूफ दिखाए, बताए भी। फिर मैंने आप लोगों को रेडियस निकालने का फार्मूला ड्राइव करवाया, अलग अलग फार्मूला ड्राइव करवाया। फिर मैंने बोला कि जो रेडियस होता है, जो सर्कुलर पाथ बन रहा है, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, किस स्पीड से फेंका जा रहा है। फिर मैंने फाइंड आउट किया टाइम पीरियड। मैंने बोला टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। फिर मैंने पढ़ा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने देखा कि जो आर है, रेडियस है, जो हमारा सर्कुलर पाथ का आर है, उसको अलग टर्म में पूछा सकता है। तो मैंने 4 फार्मूले लिखवाए। एक लिखवाया आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, दूसरा लिखवाया मोमेंटम का टर्म में आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी, तीसरा मैंने लिखाया आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एम के अपॉन में क्यू बी, ये लिखवाया मैंने काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। फिर मैंने लास्ट में जो लिखवाया आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एम वी अपॉन में क्यू बी स्क्वायर, जो 2 एम वी मतलब कि हम लोग वहां पे लिखवाया पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। फिर मैंने आपको ये भी सिखाया जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में फेंका जाता है, हम लोगों को फाइंड आउट करना हो कि वो कितना टाइम पीरियड स्पेंड करेगा, तो पहली चीज याद रखिएगा कि वो किस एंगल से फेंका जा रहा है, जिस एंगल से इंसर्ट होगा उसी एंगल से एग्जिट करेगा। ठीक है। फिर हम लोग इस तरीके से कंसेप्ट लगा कर टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है। ठीक है। आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।